तो देखो हम पढ़ रहे थे क्या कि प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, ठीक, पाषाण काल को हम तीन भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, ठीक, तीन भाग में, पैलियोलिथिक एज है ना, पूरा पाषाण काल, ग्रीक शब्द पैलियोस और लिथोस से बनकर बना है। पैलियोस का अर्थ होता है प्राचीन और लिथोस का अर्थ होता है क्या, पत्थर, ठीक। तो और पूरा पाषाण काल इसी से कनेक्ट करता है, ठीक। हमने देखा, अभी पढ़ा कि इस काल के खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस हुड, ठीक। थोड़ा सा एक बार माइंड करा दिया करो ना, रिकॉर्ड करना रहता है क्लास को, मैं वापस भूल गया था, इतना डिटेल्स पढ़ाने के बाद फिर वही करना थोड़ा दिक्कत होता है ना। तो देखो, इस काल की खोज करता है रॉबर्ट ब्रूट हुड, रॉबर्ट ब्रूस हुड, है ना। तो देखो, सोहन घाटी जो संस्कृति है, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस हुड ने, है ना। तो इन्होंने ये बताया कि ये पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य है, यह पूरा पाषाण कालीन स्थल है। इसी कारण इनको भारतीय पूरा पाषाण काल का खोजकर्ता कहा जाता है ना। अब देखो, इस काल में, यह इस काल का उदय कब हुआ। देखो, जो पृथ्वी है ना, उसकी विकास की कई अवस्थाएं हैं, उसको विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है, युगों में बांटा गया है। इसी में से एक था अभिनूतन युग, ठीक। क्या, अभिनूतन युग या प्लेस्टोशियन युग या प्लेस्टोशियन काल, यह जो काल था, यह पृथ्वी के बर्फ में ढकने का काल था, जब धरती बर्फ में ढकी हुई थी, ठीक था। जब धरती क्या है, बर्फ में ढकी हुई थी, यही काल क्या है, अभिनूतन काल है, ठीक। यहीं से इस प्राचीन भारत का उदय होता है, पूर्व पाषाण काल का उदय होता है, ठीक। इसी समय जब बर्फ में ढकी हुई थी धरती, तब निग्रिटो जाति के मानव का उदय हुआ। निग्रिटो जाति किसको बोलते हैं, काले रंग के जो मानव होते हैं उनको निग्रिटो बोलते हैं, ठीक। निग्रिटो अफ्रीका महाद्वीप में उदय हुई, यानी मनुष्य की जो माता है ना, वर्तमान मनुष्य की जो माता है, वो कहाँ जन्मी थी जी, अफ्रीका महाद्वीप में जन्मी थी, है ना। इसलिए अफ्रीका को मानव विकास की माँ कहा जाता है, मदर ऑफ, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट, या ह्यूमंस बोला जाता है, ठीक। तो जो पहला मानव है वो अफ्रीका में आया था। तो अफ्रीका महाद्वीप से ये मानव, ठीक, कहा, अफ्रीका महाद्वीप से ये मानव, ठीक, कहाँ गया, अफ्रीका महाद्वीप से ये मानव पहुंचा एशिया महाद्वीप में, ठीक। कहाँ पहुंचा, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में पहुंचा भारत में। तो निग्रिटो जाति के मनुष्य सबसे पहले पहुंचे एशिया में। आपको पता है कि जो मानव संस्कृति का पालना है वो भारत है ना। यहीं से ही विभिन्न कल्चर्स और विभिन्न मानव जातियों का क्या हुआ, उद्भव हुआ, ठीक। कैसे देखते हैं, अब मानव कहाँ उदय हुए, अफ्रीका में उदय हुए, अफ्रीका से ये पहुंचे भारत, है ना। इनका एक दल गया कहाँ कहाँ पहुंचा, भारत, और इस भारत में ये बहुत समय तक रहे, और भारत से ये फिर मध्य एशिया की ओर, चीन तिब्बत की ओर, पूर्वी एशिया की ओर ये प्रसारित हुए, ऑस्ट्रेलिया की ओर। आपको अभी भी उनके जीन्स में ये चीजें देखने को मिलेंगी ना, एक जीन्स कोड पाया जाता है, कुछ कोड्स पाए जाते हैं जो भारत के जीन कोड से मैच मैच करते हैं, ठीक। ये मैच क्यों करेगा, क्योंकि ये भारत से उद्भव हुए हैं, ठीक, ठीक। तो यहां से मानव अनेक स्थानों की ओर पहुंचे, है ना। तो सबसे पहला जो मानव था वो था निग्रिटो जाति का मानव। अब इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं, एक है शैलाश्रय और एक है आखेटा का संग्रह की प्रवृत्ति। तो मनुष्य, आदि मानव जो है, वो इस समय शैलाश्रय, शैल मीन्स होता है पत्थर, और आश्रय मीन्स होता है निवास, ठीक। जहां पर आप शैलों में आश्रय लेने लग गए वो शैलाश्रय कहलाएगा। तो मानव जो है बड़ी बड़ी गुफाओं में निवास करने लग गया, है ना। उसको प्रकृति का दंश झेलना था, ठीक। और प्रकृति का नियम ही है,
द बेस्ट विल सर्वाइव, है ना। जो भी बेस्ट होगा वही सर्वाइव करता है, याद रखना, है ना। प्रकृति का नियम है ना, कि जिसमें लड़ने की क्षमता होगी या जो लड़ेगा वही रहेगा, है ना। बहुत सारी जातियां आई, है ना, जीव आए, लेकिन वो मर गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। लेकिन मानव चूंकि अभी तक सरवाइव किया, है ना, इसलिए वर्तमान में वो है। ठीक। तो देखो जो शैलाश्रय अधिवास है वहां रहता था आदि मानव। तो पहले जो पूरा पाषाण काल है उसमें जो मनुष्य का निवास था वो था शैलाश्रय। अब वो अपने भरण पोषण के लिए क्या करता था, तो भरण पोषण के लिए वो करता था आखेट। जैसे आप लोग आज बूता कर जाते हो कथा ना, है ना, यानी काम करने जाते हैं ना जी, तो आप काम करने जाते हैं, वैसे ही भरण पोषण के लिए उस समय क्या करता था मनुष्य, आखेट करने निकलता था। आखेटक था वो, जानवरों को मारकर खाता था। ठीक, जानवरों को मारकर खाता था। ठीक, और उसको संग्रह भी करता था कंद मूल का संग्रह करता था। बच्चों ने पढ़े हो ना, आदि मानव क्या था जी, कच्चा मांस खाता था, कंद मूल खाता था। ठीक, तो सरवाइव करने के लिए वो कंद मूल खाने लग गया और कच्चा मांस खाता। कच्चा मांस क्यों खाता था, शौक तो नहीं था उसको कच्चा मांस खाने का, इसलिए कच्चा मांस खाता था। क्योंकि उस काल में अग्नि की खोज नहीं हुई थी। अग्नि से परिचित जरूर था वो, कि आग होती है, जल जाएंगे, ऐसा वो परिचित जरूर था। लेकिन क्या आग कैसे बनता है उससे वो परिचित नहीं था। एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो देखता है कि गर्म चीज है, उससे जल गया तो उससे दूर रहता है, वो पता चलता है कि गर्म चीज है, आग है ना, उसके पास नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन वो गर्म होता कैसे ये उसको तब तक नहीं पता होता जब तक वो गैस का स्टोव ऑन नहीं करता है। 6 साल 7 साल तक उसको पता नहीं होता कि स्टोव ऑन कैसे करना है। तो वैसे ही आदि मानव को नवपाषाण काल तक पता नहीं था कि वो आग का उत्पन्न कैसे करना है। ठीक, तो जब अग्नि की खोज नवपाषाण काल में हुई तब मनुष्य पका के खाने लग गए। ठीक, तो अग्नि की जानकारी पूरा पाषाण काल में थी, कंफ्यूज नहीं होना है। अग्नि की जानकारी उसे पूरा पाषाण काल में थी, लेकिन उसका प्रयोग उसे नहीं पता था, या उसकी खोज उसने नहीं की थी कि वो उत्पन्न कैसे करते हैं, उसकी खोज नहीं की थी उसने। ठीक, तो आपका क्वेश्चन पूछेगा कि अग्नि की खोज कौन से काल में हुई, तो नवपाषाण काल में ही, याद रखना। ठीक, अब अग्नि की खोज नहीं हुई थी, है ना। भारत में पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य हमें बहुत से मिलते हैं, सोन घाटी से मिलता है, बहुत सी जगहों से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटेंगे आगे चल के। ठीक, लेकिन अभी उसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, है ना, फिर समझ नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। अब देखो, पहला जो पूरा पाषाण काल था, अग्नि का खोज, अग्नि से परिचित हो गया मानव। ठीक, आखेट करने लग गया। पहला बिजनेस था उसका आखेट करना। सेकंड बिजनेस था क्या, कंद मूल संग्रह करना, है ना। सबका 2 बिजनेस होता है ना। भरण पोषण के लिए आदमी हर चीज करता है। वैसे ही मध्य पाषाण काल में अब उसका फर्स्ट जो बिजनेस था वो हो गया आखेट करना। क्या हो गया, फर्स्ट बिजनेस हो गया उसका आखेट करना, और सेकंड बिजनेस हो गया उसका पशुपालन करना। ठीक, अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे, याद कैसे रहेंगे कि भाई नदी तटवास था, आखेट था, ये याद कैसे रहे। तो देखना सुनना, पहले जो पूर्व पाषाण काल था उसमें आदमी कहाँ रहता था, पहाड़ों में, बड़ी बड़ी गुफाओं में, वहां जाके वो रहता था। ठीक, क्या किया होगा, पहले गुफा में शेर भालू रहते होंगे, उन लोग को भगाया होगा वो, है ना, और भगा के वो अपना रहना चालू कर दिया कंदराओं में। मनुष्य कंदराओं में रहता था, वहां से उनको भगा के खुद रहना चालू कर दिया। लेकिन उसको दिक्कत आती रही होगी कि भाई अरे यार यहाँ पहाड़ से उतरो, ठीक, फिर शिकार करने जाओ, बहुत हेक्टिक वर्क हो जाता है ना, थक जाता हूँ। फिर उसने एक दिन देखा होगा कि नदी तट पर, है ना, मछलियां हैं, उसको मारा जा सकता है, उसको पशु मार के खा रहे हैं, तो इसको मैं भी खा सकता हूँ। ठीक, या उसने देखा होगा
कि नदियों के किनारे क्या है, सभी पशु जो है नदी के किनारे मिल जाते हैं, है ना, पानी पीने आते हैं। मैं कहाँ मारा मारा फिर रहा था, इनको ढूंढते हुए इधर घेरना पड़ता है ना, फुदकारना पड़ता है, फिर जाके इनको अलग अलग करके एक पशु को पकड़ कर मारना पड़ता है। और शिकार में ये भी डर रहता है कि इन लोग हम पर आक्रमण कर दें, है ना। तो ये सब डर रहता था किसको, आदि मानव को। तो मैं बोला कि इतना रिस्क क्यों लूं यार, है ना। नदी के किनारे पशु आते हैं, चाहूंगा तो इन लोग को एक भाला फेंकूंगा, मारूंगा, पत्थर से मर जाएंगे, यहीं पर भोजन मिल जाएगा, यहीं पर ही मछलियां तैरती हैं। किसी दिन पशु नहीं मिले, इसी को मार लूंगा, इसी को खा लूंगा, है ना। तो चीजें आसानी से उपलब्ध होने लगे। अब मनुष्य हमेशा चीजों को सिंप्लीफाई करना या आलस्य का वो रहा है ना, हमेशा उसे विलासिता चाहिए रहती। तो उस काल के मनुष्य की प्रवृत्ति थी, उन्हीं से ही मिली है आज हम लोग को भी। आराम से पंखा के नीचे बैठ के ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, है ना। तो ठीक वैसे उसको भी विलासिता का शौक। तो चलो वो बोला कि नदी के किनारे रहते हैं, तो नदियों के किनारे वो रहने लग गया आदि मानव। और नदी के किनारे रहकर नदी तट आवाज बनाकर वहीं पर से वो जैसे जानवर आखेट करते थे वैसे ही वो मछलियों को आखेट करना चालू कर दिया। तो मत्स्य आखेट आपका मध्य पाषाण काल में चालू हुआ, है ना। और अब देखो यहीं से उसको एक आइडिया और आ गया। क्या आइडिया आ गया कि बोला कि मैं क्यों मेहनत करूं, है ना। एक तो कुत्ता पालता हूं, है ना, पहला पाला गया, है ना, जीव जो था वो था कुत्ता, है ना, डॉगी। आज भी डॉगी पालते हैं। आज मनुष्य खुद को नहीं पाल पा रहा है, कई जगह कई लोग कुत्ते पालते हैं। तो वैसे उस समय कुत्ता पाल के रखा था क्या, आदि मानव ने। अब वो उसका यूज कैसे करता था, उसको भेज देता था पानी में। पानी में कुत्ता क्या करता था, मछलियों को पकड़ता था, उसके लिए ला के देता था, ठीक। तो इस तरह से उसने पशुपालन चालू कर लिया, धीरे से और पशुओं को पालना चालू कर दिया, उनका विभिन्न कार्यों में उपयोग करना चालू कर दिया, है ना। तो इस तरह से चीजें डेवलप हुई। तो नदियों के किनारे रहने लग गया, नदियों के किनारे रहने लग गया तो मत्स्य आखेट चालू हो गया। मत्स्य आखेट करने लग गया तो आखेट पहला ही बिजनेस रहा, ठीक। इसके अलावा सेकंड जो बिजनेस था उसका होता पशुपालन करने लगा। जैसे आजकल के इंसान होते हैं ना जी, वैसे ही। अब देखो इस काल की खोजकर्ता जो थे वो थे जॉन इवांस। कौन थे, जॉन इवांस, ठीक। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण के मध्य का यह संक्रमण काल था, ठीक। एक क्या था, ये संक्रमण काल था, उसी के मध्य का काल है यह, बहुत ही सकरा काल है यह, ठीक। बहुत ही कम समय रहा यह काल, याद रखना ना। कब, 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व या 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक का यह काल था, मध्य पाषाण काल। अब इस काल में ना मनुष्य ने बड़े पत्थरों की तरह छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगे। क्यों, उसने देखा कि बड़े पत्थर जो होते हैं फेंक के मारने में दिक्कत होती है ना, भोसवा होता है ना, तो उसको चोट नहीं पहुंचती, है ना, पशुओं को। तो वो क्या करने लग गया, उसको और नुकीला किया और छोटा किया, जिससे क्या उसको फेंक के मारे तो ज्यादा दूरी तक जा सके और चोट भी जाता करे। तो यह जो काल था बड़े पत्थरों से छोटे पत्थरों के उपयोग का काल था यहाँ। तो जो चूंकि इस काल में लघु पाषाण औजार प्रयोग हुए, माइक्रोलिथ प्रयोग हुआ, इस कारण इस काल को माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं। एम से मेसोलिथिक और एम से ही क्या होता है, माइक्रोलिथ, है ना। इस काल को हम मेसोलिथिक बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। एम से होता है माइक्रोलिथ, एम से ही होता है मैक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, ठीक। तो इस काल को हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, ठीक, लघु पाषाण काल। जो अर्धचंद्राकार आकृति में होते हैं, आपको बहुत सारी छत्तीसगढ़ के स्थलों से भी ये साक्ष्य मिलेंगे, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको धीरे धीरे स्पष्ट करूंगा, छत्तीसगढ़ से भी इसको रिलेट करूंगा, एक बार पूरा समझ लो, फिर छत्तीसगढ़ से भी इन जगहों को मैं रिलेट करूंगा, है ना। अब देखो पशुपालन करने लग गया, सेकंड बिजनेस था। तो पशुपालन के जो सबसे प्राचीन जो साक्ष्य हमको मिलते हैं वो मिलते हैं आदमगढ़, ठीक। अब आदमगढ़ क्यों, आदम मीन्स क्या होता है जी, पुराना, ठीक। तो जहां आदमी बहुत
पहले समय से रहने लग गया, उस गढ़ को बोल दिया गया, उस जगह को बोल दिया गया आदमगढ़। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराना था, इसलिए उसको बोल दिया आदमगढ़। तो आदमगढ़ जहां मनुष्य रहता था, वहीं पर तो पशु को रखेगा ना, है ना। छत्तीसगढ़ में रह के दिल्ली में तो पशुपालन करेगा नहीं, जहां पर रहेगा वहीं पर पशुपालन करेगा। तो इसलिए उसका जगह को बोला गया आदमगढ़। और आदमगढ़ में पशुपालन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, याद रखना, भूलना नहीं है। पशुपालन की सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है, पशुपालन की शुरुआत हुई थी आदमगढ़, होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश से। वर्तमान में होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में आता है आपका आदमगढ़। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, इसके अलावा पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं हमें, वो हमें राजस्थान से मिले हैं। राजस्थान में नागौर और वागौर या बागौर जो दो स्थल है, यहां से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब आगे देखते हैं, गुजरात में एक स्थान है लंगनाज, यहां से भी हमें क्या मिले हैं? मध्य पाषाण कालीन आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं लंगनाज से। उत्तर प्रदेश में हमें 4 स्थान, सराय नहर राय, कौन कौन सा? सराय नहर राय, महदहा, दमदमा और चोपनी मांडो, इन 4 जगहों से हमें साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन सा? सराय नहर राय, दमदमा, महदहा और चोपनी मांडो, इन 4 जगह से उत्तर प्रदेश में साक्ष्य मिले हैं। अब ये जो साक्ष्य है ना, ये है मानव अस्थियों के, ये हड्डियों के। तो सराय नहराय, महदहा और दमदमा, इन 4 जगहों से हमें मिले हैं मानव के क्या? कंकाल। और कैसे कंकाल? 100 कब्र मिली है। क्या मिली है? सराय नहराय, महदहा, दमदमा और चोपनी मांडो। कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? हाँ, वहां से कुछ, अब वो जो साक्ष्य मिला है वो स्पष्ट नहीं है, ठीक, लेकिन आपको ये पूछा नहीं है, ठीक। तो आपको देखो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही रखो। मैं ऑलरेडी डीप पढ़ा रहा हूँ, इसलिए डीप और करने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि लंगना ये सब जगह है, कहना। माइक ऑफ करो पहले तो। हाँ, तो देखो, ये जो क्या है स्थल है ना, इतने सारे स्थल मिलेंगे, इतना बड़ा इतिहास है ना, आप हर चीज नहीं पढ़ सकते। पता है, हम लोग सीजीपीएससी को अथाह समुद्र बोलते हैं। एक समुद्र होता है ना, जो समुद्र, वैसे ही होता है। समुद्र जैसे खत्म नहीं होता, वैसे ही इसका सिलेबस खत्म नहीं होता। आप जितना पढ़ने की कोशिश करो उतना बढ़ते जाता है, और वर्षों से ये आगे बढ़ता ही रहा है। और हर आजकल तो दिक्कत ये है कि स्पेशलाइजेशन मांगने लग गया सीजीपीएससी हर सब्जेक्ट में आपको, है ना। तो अथाह सागर है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, सब चीज पढ़ नहीं सकते। आपको उन चीजों पर अगर एग्जाम निकालना है, तो आपको उन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा जो आपके काम की है। लंगनाज आपको पता चल गया, गुजरात के स्थल, इनफ है, इससे ज्यादा आप लिख नहीं सकते। आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसको आप मेंस में इतना बड़ा लिख ही नहीं सकते, है ना। अधिक से अधिक आपको इतना जो डाटा मिला है ना, 15 नंबर का जब, या सॉरी 20 नंबर का आपको जब क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक ऐसे लिखने को बोलेगा, या आपको एक बड़ा सा आंसर लिखने को बोलेगा, तो आप इतना आंसर पर्याप्त रहेगा आपके 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आप इससे ज्यादा लिख ही नहीं सकते। तो जितना कम पढ़ोगे उतना क्लैरिटी रहेगा माइंड में डाटा को लेकर। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे और उतना ज्यादा भटकोगे। तो कम डाटा पढ़िए, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन करते रहा कीजिए, लेकिन लिमिटेड पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक। जितना ज्यादा आप भटकेंगे उतना ज्यादा आप दूर होंगे एग्जाम निकालने से। फिर आप विषय विशेषज्ञ बन के टीचर बन जाओगे, है ना। वो नहीं बनना है, अपने को एग्जाम निकालना है, उसी दृष्टि से पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सराय नहर है, महदहा, दमदमा और चोपनी मांडो, ये 4 स्थल हैं जहां से हमको साक्ष्य मिले हैं। अब देखो, इन स्थल को याद कैसे रखोगे? जैसे नहर, नदी के किनारे रहने लग गया था, इसलिए सराय नहर राय, है ना, ऐसे याद रखना। महदहा, ठीक, यहां से हड्डी के उपकरण मिले हैं। कहां से? महदहा से। अब हड्डी की वस्तुएं या उपकरण कुछ भी हो सकते हैं उसमें, चाहे वो मनके का रहे, या चाहे माला रहे, चाहे वो बंदूक रहे, कोई मतलब नहीं है अपने को। हड्डी के उपकरण मिले, इतना पर्याप्त हो जाता है, ठीक। अब देखो,
ये जो मादहा दमदमा है, ठीक, यहाँ से ना युग्म समाधान मिले हैं, है ना। जो ब्यूरिट किया गया था, इनको गड़ाया गया था, दफनाया गया था, वो 3-4 लोगों को एक साथ इनके साक्ष्य मिले, है ना। तो आपके दमदमा से और महदहा से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं युग्म समाधान के, ठीक। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भित्ति चित्र मिला है भीमबेटका। भीमबेटका याद रखना, ऐसा जगह है जहां पूरा आदि मानवकालीन साक्ष्य मिला है, चाहे प्राग ऐतिहासिक काल का पूरा साक्ष्य मिला है। कहां से? भीमबेटका से, ठीक। तो भीमबेटका से भित्ति चित्र मिले हैं, है ना। एक लेखैया नामक जगह है, लेखिया एमपी में एक जगह है जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो मानव कंकाल के सर्वाधिक साक्ष्य आपको कहां से मिले, ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको मिले हैं लेखिया से, ठीक। वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं इस मध्य पाषाण कालीन के सांभर झील से। क्वेश्चन पूछा हुआ था सांभर झील का कि वृक्षारोपण के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो सांभर झील से मिले हैं। अंत्येष्टि संस्कार, अब मैंने बताया कि आपको मानव को गड़ाने का साक्ष्य मिला, तो इससे अंत्येष्टि संस्कार पता चला है। अंत्येष्टि संस्कार जो चालू हुई वो मध्य पाषाण काल से चालू हुई है, ठीक। तो बेतवा घाटी एमपी में, ठीक, कृष्णा नदी घाटी, ये सब स्थल है कहाँ? मध्य पाषाण कालीन जगहों के, ये साक्ष्य के, ठीक। अब आ जाते हैं हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल अर्थात न्यूलिथिक एज। न्यू का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में नया, है ना। तो न्यू और लिथोस से मिलकर बना है नियोलिथिक नवपाषाण काल। इसका काल 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है, ठीक। अब देखो, मनुष्य नदी तट से आ गए गर्त में, ठीक। अब देखो क्या हुआ, इसने अपना ना जो पहला बिजनेस था वो छोड़ दिया भाई। क्या होता है जब भी आदमी को प्रमोशन मिलता है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करता है वो। तो मनुष्य ने आखेट करना छोड़कर क्या करना चालू कर दिया, खेती करना चालू कर दिया। क्या था, आखेट करता था, उसको रिस्क रहता था कि जानवर मार जाएंगे, मार डालेंगे, है ना। तो उसने बोला कि भाई ये रिस्क क्यों लें, अनाज से भी पेट भर सकते हैं, है ना। तो अब क्या करने लग गया, मनुष्य कृषि करने लग गया, है ना। कृषि करने लग गया। आज का जैसा मानव का बिजनेस होता है ना, आजकल के गांव में, जैसे गांव में क्या होता है, पहला बिजनेस होता है उनका कृषि करना, खेती किसानी करना। दूसरा, उस खेती किसानी के लिए रखे हुए पशुओं से जो क्या दूध मिलता है उसको भी बेच देते हैं लोग गांव में। तो ये दूसरा बिजनेस हो गया उनका, ठीक। इसी तरह जो मानव था उसका पहला जो भरण पोषण का साधन था वो था कृषि, ठीक। और उसका दूसरा जो व्यवसाय था वो था पशुपालन। क्या वो पशुओं को भी पालता था। अब वो पशुओं को पालने के दो रीजन हो सकते हैं, भेड़ बकरी पालेगा, है ना, मार के खाने के लिए, है ना। अब देखा होगा मनुष्य बोला भाई मैं खोज खोज के मारने क्यों जाऊं, क्यों ना, जब आखिर एक बकरी बच्चा देती है ना, वो बकरी बड़ी होती है, उसको मार के खा सकते हैं, तो मैं इतना टेंशन क्यों लूं, है ना। उधर शेर भालू का भी टेंशन रहता है, क्यों ना ये बकरी भेड़ को पालूं, इसी को मार के खाऊं, जब बड़ा हो इससे और बच्चे होंगे, है ना। वर्तमान मनुष्य की तरह सोचना चालू कर दिया। तो ये पशुओं को दो तरीके से पालता था, एक तो मांसाहार के लिए, दूसरा इनका कृषि कार्य में प्रयोग के लिए, ठीक। तो अब मानव जब मैदानों की ओर चला गया कृषि कार्य करने के लिए, तो मैदानों की ओर रहने के लिए उसको आवास की आवश्यकता हुई। अब आवास की आवश्यकता हुई तो उसने सोचा कि कैसे आवास, अब वो झोपड़ी ओपड़ी बना नहीं सकता था, तो क्या किया उसने, गर्त बनाना चालू किया। यानी देखा होगा कोई पशु क्या हो जाते थे, नीचे जमीन को खोद कर छुप जाते थे, तो वैसे ही उसने क्या किया, मिट्टी को खोद कर उसने भूमिगत होकर रहना चालू किया, भूमि के अंदर रहना चालू किया, अंडरग्राउंड रहना चालू किया, ठीक। तो मैदान में जब पहुंचा मनुष्य तो उसने गर्ताधिवास, ठीक, और स्थायी निवास चालू किया। चूंकि पशुपालन करता था, जगह जगह उसको
क्या ट्रैवल करना नहीं दिक्कत होता था, इसलिए वो क्या किया, स्थायी निवास रहने लग गया, पशुपालन और कृषि करने लग गया। कृषि के लिए एक जगह चाहिए रहती है ना जी, एक ही जगह रहकर वो क्या होती है, कृषि होती है, आप घूम घूम के नहीं कर सकते। तो वर्तमान मनुष्य मनुष्य की तरह कृषि और पशुपालन करने लग गया, गर्ताधिवास में रहने लग गया। ठीक। डॉक्टर प्राइमरोज इस काल के खोज करता है। ठीक। अब इस काल में क्या हो गई, अग्नि की खोज हो गई जी। मानव ने देखा कि एक पत्थर को मारा, दूसरे पत्थर में तो चिंगारी निकल गई। ठीक। या घर्षण किया तो चिंगारी निकल गई। तो इसने चकमक पत्थर जो हैं उनका प्रयोग किया आग को जलाने के लिए। ठीक। देखा होगा भाई, दो पत्थर रगड़ा होगा, है ना, और क्या होगा, आग निकल गई होगी। अरे बोला, अरे यार ये तो गजब हो गया, है ना, इतने दिन तक आग को देखते रहे, हम तो खुद आग उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, दो पत्थर, चकमक पत्थरों को रगड़ा, जो सफेद पत्थर होते हैं ना जिनमें चकमकी होती है हल्का। पहले जब ये गिट्टियां नहीं आती थी ना, तो पहले आम गांव में जो क्या होते थे, घर जो होते थे उनकी ना ढलाई इन्हीं पत्थरों से होती थी, समझे। तो ये गिट्टियां होती थी, ये आप आजकल की गिट्टी जैसा नहीं होती थी, है ना, पत्थर से निर्मित। पहले गिट्टियां चकमक पत्थर टाइप की होती थी। मेरा घर उसी से बना है, मेरा पुराना घर। ठीक। हम लोग बचपन में याद है, गाड़ा में जाते थे, गाड़ा होता था, गाड़ा में जाते थे और हम लोग वहां से चकमक पत्थर लाते थे, घर में तोड़ते थे उनको। और पहले सीमेंट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता था। ठीक। तो गवर्नमेंट से जो सीमेंट मिलता था उस, और बहुत लिमिटेड मिलता था सोसाइटी से, तो उस सीमेंट और इसको मिक्स करके बहुत लिमिटेड राड से घर बनाए जाते थे। ठीक। तो इन चकमक पत्थरों का प्रयोग किया किसने, मानव ने, अग्नि की खोज के लिए। तो अब क्या हो गया, मनुष्य अग्नि से परिचित हो गया। तो अगर आप क्वेश्चन पूछता है कि अग्नि की खोज किस काल में हुई, तो नवपाषाण काल में अग्नि की खोज हुई थी। अब देखो, इसके अलावा कृषि कार्य भी इसने नवपाषाण काल में चालू किया। भले ही हमको जो ना साक्ष्य मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल तक के मिलते हैं, है ना, जो स्थल मिले हैं ना वो नवपाषाण काल तक के स्थल मिले कृषि के, है ना। अभी कृषि करना चालू कैसे किया, इसने देखा कि जो जंगली घास के रूप में अनाज है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। तो उन्हें देखा क्यों ना इन बीजों का प्रयोग क्या किया जाए, कृषि करने के लिए किया जाए। इसने थोड़े से बीज को फेंक दिए, उसमें से पौधा निकल गया, पौधे से फल निकल आए, अनाज निकल आए, दोहन कर लिया। इसने फिर इसको लगातार किया। ठीक। ये देखो, एक दिन की प्रक्रिया नहीं ना, हजारों सालों की प्रक्रिया, हजारों सालों में इसने ये चीजें डेवलप की, है ना। तो अग्नि की खोज किस काल में हुई, नवपाषाण काल में। कृषि की खोज किस काल में हुई, नवपाषाण काल में। अब इसको, इन अनाजों को या चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता है। उसने देखा था गोला, पत्थर ढुल जाता है ना, है ना जी। तो इसने पत्थरों के गोलों को देखकर पहिए का आविष्कार किया, और इस पहिए के आविष्कार से दो साधन विकसित हुए, दो चीजों के लिए रास्ता खुला। एक तो खुला यातायात के लिए, और दूसरा खुला आपके मृद भांड के लिए, है ना। क्या, मृद भांड या कुंभकारी। तो कुंभकारी की शुरुआत या मटके या मिट्टी के बर्तन बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी क्या, नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक। और यातायात की खोज के लिए पहिए का आविष्कार भी किस काल में हुआ, नवपाषाण काल। तो पहिए, अग्नि, मृद भांड, यातायात की खोज और कृषि खोज नवपाषाण काल में हुई। ठीक। इस काल में वो गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, सुअर, हिरन, ऊंट, इन सबसे परिचित था। अब देखो, इनमें अधिकतर वैसे ही दिखेगा, गाय दूध के लिए प्रयोग किया करता होगा, गाय भैंस का। बैल खेती के लिए प्रयोग करता होगा, भेड़ और बकरी और सुअर मार के खाने के लिए प्रयोग करता होगा, हिरन ऊंट को भी मार के खाने के लिए प्रयोग करता होगा। ठीक। तो इस तरह से उसने इन जीवों को पाला। ठीक। अब इन स्थलों के बारे में देखते हैं, नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो स्थल है वो है बुर्ज होम व गुफ करार। बुर्ज होम हमने पढ़ा ऊपर, मानव गर्तादिवास में रहता था, तो जो गर्तादिवास में रहता था ना, इसके साक्ष्य यही बुर्ज होम से मिले। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये बुर्ज होम और गुफ करार। तो गर्तादिवास के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं जी, बुर्ज होम से मिले। क्वेश्चन पूछेगा, गर्तादिवास या के साक्ष्य, या युग्म संविधान समाधान के साक्ष्य, या
कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य या पशु सावधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आपको बुर्ज से मिले। इन चारों क्वेश्चन का आंसर यही होगा, क्या? बुर्ज होम की गर्ताधिवास साक्ष्य, ठीक, युग्म समाधान के साक्ष्य या पशु समाधान के साक्ष्य, कुत्ते को मालिक साथ दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिले। दूसरा जो स्थल है नवपाषाण कालीन स्थल वो है मेहरगढ़। ठीक, मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक, बलूचिस्तान को पता है पहले पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, बलूचिस्तान तिब्बत की तरह या सिक्किम की तरह स्वायत्त स्थान था। यहाँ पर पाकिस्तान ने जाके कब्जा किया है चल में, है ना। तो बलूचिस्तान में स्थित यह मेहरगढ़, ठीक, बोलन दर्रा में स्थित है यह, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य यह स्थल स्थित है मेहरगढ़। ठीक, यहाँ सबसे प्राचीन गेहूं उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, जब तक नए स्थलों जैसे आपके लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी ना, तब तक माना जाता था कि जो सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक, तो आपके लिए बहुत बड़ा विस्मय का क्वेश्चन होगा कि भाई दूसरे जगह से नहीं आए ये गेहूं चावल, यही इंडिया में हम सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम सभी सभ्यताओं की जननी है हमारा देश। ठीक, इसी स्थल से ही सभी जगह चीजें फैली हैं। तो गेहूं का जो उत्पादन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले वो मेहरगढ़ से मिले हैं। यहाँ गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले 7000 ईसा पूर्व के। तो 7000 ईसा पूर्व में गेहूं की खेती चालू हुई मेहरगढ़ में। ठीक, अब मेहरगढ़ में गेहूं की खेती के अलावा स्थायी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ एक मात्र स्थल है जहां आदि मानव काल यानी प्रागैतिहासिक काल से हड़प्पा सभ्यता तक का काल, आगे हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा काल, सिंधु घाटी सभ्यता काल, ठीक, यानी प्रागैतिहासिक काल से आद्य ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य कहां से मिले हमको? मेहरगढ़ से मिले हैं। तो पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ के से मिले हैं। अब चूंकि यहाँ स्थायी बस्ती थी, क्या थी? स्थायी बस्ती थी, लोग निवास करते थे, इसलिए जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर। तो जल निकासी की के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से हैं हमको? मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। एक स्थल है कोल्डीवा। तो यहाँ 6000 ईसा पूर्व करीब में चावल की कृषि के साक्ष्य मिले। कहाँ? कोल्डीवा से, है ना। तो जब तक इस लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी ना, तो इस कोल्डीवा जो इलाहाबाद यूपी में स्थित है, इसको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था चावल की खेती में। फिर लहुरा देव की खोज हुई। लहुरा देव जो स्थित है वो संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से चावल की कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं 8000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले। अगर आपको पूछता है कि सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से मिले। इसके अलावा अगर आपको पूछता है कि सबसे प्राचीनतम चावल की कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो भी कहाँ से मिले हैं जी? लहुरा देव से मिले हैं, याद रखना। ठीक, दोनों का आंसर एक ही होगा। इससे पहले माना जाता था कि चावल का जो कृषि है वो चालू हुआ था चीन के यांगशी नदी घाटी। कहाँ? यांगशी नदी घाटी चीन में। यह क्या हुआ था? चालू हुआ था चीन के यांगशी नदी घाटी में। क्या हुआ था? ये चालू हुआ था किसका उत्पादन? चावल का। लेकिन जब लहुरा देव की खोज हुई तो माना गया कि ये इसका जो कार्बन डेटिंग किया तो ये 8000 से 9000 ईसा पूर्व पुराना मिला। तो 8009 से 9000 ईसा पूर्व पुराना है यहाँ चावल की कृषि। तो इससे पता चलता है कि भारत में चावल की कृषि चीन से पहले प्रारंभ हो गई थी। पहले माना जाता था चीन से भारत में आया चावल, लेकिन चावल जो है भारत में पहले से उत्पादन प्रारंभ हो गया था इसमें। ठीक, फिर आगे देखते हैं। मानव द्वारा जो प्रथम प्रयुक्त अनाज था वो था जौ। आपको मैंने अभी मेहरगढ़ के बारे में बताया। मेहरगढ़ से ना गेहूं और जौ दोनों के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो सबसे पहला जो प्रयुक्त अनाज था, पहला जो अनाज जो खाया था मनुष्य वो था जौ। ठीक, जौ जो है वो मध्य एशिया ईरान में पैदा होता है, वहीं से आया। गेहूं को मेहरगढ़, चावल को आपने मान लिया भारत, मक्का जो है मध्य या दक्षिण अमेरिका में से दूसरे जगहों पर फैला, बाजरा जो है चीन से फैला। ठीक, नवपाषाण कालीन स्थल है पल्लवरम,
है ना। पल्लवरम है मद्रास तमिलनाडु में स्थित। यहाँ सबसे पहले मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? पल्लवरम से। नवपाषाण कालीन मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं जी? पल्लवरम से मिले हैं। ठीक। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ जब पढ़ते हैं तो महापाषाणी स्मारक के बारे में पढ़ते हैं, मेनहिर जिसे बोलते हैं, है ना, मेगालिथ, महापाषाण स्मारक। मेगा में महान, बड़ा, और लिथोस से बना है, लिथ, है ना। लिथ मीन्स होता है क्या? पत्थर। ठीक। तो क्या होता है, जब पहले मानव मरते थे ना, कोई भी मर गया तो उसकी याद में एक पत्थर स्थापित किया जाता था जिसमें उसका नाम वाम, उसके पसंद की वस्तुएं, दुनियादारी चीज लिखी होती थी। ठीक। इसी को बोला जाता था मेगालिथ। ठीक। तो इस मेगालिथ के जो साक्ष्य हैं वो नवपाषाण काल से हमको मिलते हैं। ठीक। तो मेगालिथ की शुरुआत नवपाषाण काल से भी हो चुकी थी। वर्तमान में आपको बस्तर क्षेत्र में जाइए, बस्तर में बहुत सारे, दक्षिण भारत में जाइए, बहुत सारे मेगालिथ मिलेंगे, जिसे अफ्रीका महाद्वीप में मेनहिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में मेनहिर कहा जाता है इन महापाषाणकालीन स्मारकों को। ठीक। संगुन कल्लू नामक एक जगह है कर्नाटक मैसूर में। ठीक। यहाँ से एक राग का टीला है, ये भी एक नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे? जब भी मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ उस पर ध्यान रखिए कि वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। ठीक। तो आपको स्पष्ट हो गया यहाँ से कि पूरा प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक। क्यों? क्योंकि पत्थरों के बहुतायत प्रयोग कारण प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को हम मानव विकास की अवस्था के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक। पूरा पाषाण काल की खोज करता है रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक। इसको इंग्लिश में पैलियोलिथिक बोलते हैं। पैलियो का अर्थ होता है प्राचीन और लिथोस का अर्थ होता है पत्थर। ठीक। इस समय धरती बर्फ से ढकी हुई थी, अभी नूतन काल था, तब इस काल का उदय हुआ, और निग्रिटो जाति के मानव के उदय का काल कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। निग्रिटो जाति के मानव जो है वो मानव की पहली जाति थी जो अफ्रीका महाद्वीप में उत्पन्न हुई, अफ्रीका से भारत में आई। अब भारत से विभिन्न देशों में, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और आपकी चीन की ओर ये फैली, है ना। ठीक। इस समय मानव जो था वो शैलाश्रय में रहता था, शैलों या गुफाओं, कंदराओं में रहता था, इसलिए इसको शैलाश्रय अधिवास कहता है। इस समय मनुष्य क्या भोजन या भरण पोषण के लिए आखेट करता था, कंदमूल का संग्रहण करता था। तो इस समय आखेटक और संग्राहक की प्रवृत्ति थी। ठीक। मध्य पाषाण काल में यही प्रवृत्ति जाकर नदी तटावास और आखेटक और पशुपालक के रूप में हो गई। नदियों के तट पे रहता था, मत्स्य आखेट करता था। ठीक। ठीक। और इसके अलावा पशु भी पालने लग गया था। तो फर्स्ट बिजनेस इसका आखेट है, दूसरा पशुपालन था। नियोलिथिक एज में यही नदी तट की जगह गर्ताधिवास हो गया। मैदानों में जाकर वो गर्त बना के जमीन, भूमि के नीचे रहने लग गया। आपको बहुत सारी संस्कृतियां मिलेंगी, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो, कि जो जमीन के नीचे नीचे पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। ठीक। तो गर्तों में रहते थे मानव। ठीक। स्थायी रहने लग गया क्योंकि वह कृषक हो गया, कृषि करना चालू कर दिया। आज के मानव की तरह पहला बिजनेस इसका क्या हो गया? कृषि हो गया। दूसरा सेकेंडरी बिजनेस हो गया पशुपालन। ठीक। तो स्थायी रहने लग गया। तो गर्ताधिवास व स्थायी आवास, कृषक व पशुपालक की प्रवृत्ति। ठीक। इस काल की खोज करता है डॉक्टर प्राइमरोज। ठीक। इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है अग्नि की खोज। तो अग्नि की खोज हुई थी नवपाषाण काल में। अग्नि से परिचित जरूर पाषाण काल में थे मनुष्य, लेकिन खोज नहीं हुई थी, उसको उन्होंने उत्पन्न नहीं किया था। अग्नि को उत्पन्न किए उन्होंने नवपाषाण काल में। ठीक। कृषि कार्य भी इसी काल में होना प्रारंभ हुए। पहिए की खोज हुई, जिससे दो चीजों का के लिए रास्ते का जन्म हुआ। एक हुआ यातायात के लिए, दूसरा मृदभांड निर्माण के लिए। यानी कुंभकारी जो कला है वो कौन से काल में जन्म हुई? नवपाषाण काल में। ठीक। आप इन स्थलों को बारे में कल पढ़ के आइएगा, मैंने डिटेल से सब करा दिया है। ठीक। आपको नोट्स भेजे हुए हैं। कल मैं इन सबसे क्वेश्चन पूछूंगा और हम कल देखेंगे पूरा पाषाण काल का विभाजन, जिसमें निम्न पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल में हम इसको बांटेंगे और उनके स्थलों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे सोहन घाटी संस्कृति, वो सोहन घाटी संस्कृति क्यों कहते हैं? हैंड एक्स संस्कृति किसको कहते हैं? ठीक।
टेबुल किसको बोलते हैं, चापर चॉपिंग कल्चर सोन घाटी को क्यों बोलते हैं, ये होता क्या है, ये सब देखेंगे। ठीक, कोई डाउट थोड़ी है, पूछ लीजिएगा, पूछ लो अभी, 2 मिनट, नहीं होगा तो कल पढ़ के आना, अच्छे से पूछेंगे, है ना। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो बताइएगा।